हे गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज के वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 को करेंगे रिवाइज विद इन फ्यू मिनट्स। अब इस रिवीजन से आपको क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि आपको इतने सारे पेजेस बुक के नहीं पढ़ने। हमने आपके पूरे चैप्टर को सिर्फ 3 पेजेस के फ्लो चार्ट में समराइज किया है, इसलिए आप ये 3 पेजेस पढ़ेंगे, आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे और आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अब इसका सेकंड फायदा क्या है आपको कि हम जो पॉइंट्स याद करेंगे उनको हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। और जब आप मेमोरी टेक्निक्स यूज करके उन पॉइंट्स को याद करेंगे, आपको वो पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे पॉइंट्स के बीच में। एंड बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में, वो है कि उन्हें समझ में सब आया हुआ होता है लेकिन उनको पॉइंट्स याद नहीं आते, उन्हें समझ नहीं आता अपना आंसर कैसे फ्रेम करें। राइट, तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी इस रिवीजन के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट के बारे में। तो बच्चों, मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। उनका काम क्या है मैनेजमेंट का? सबसे काम करवाना। किस लिए काम करवाने? क्योंकि मैनेजमेंट को अचीव करवाने हैं किसके गोल्स? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब उनको मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना है और उन्हें एफिशिएंट भी होना है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हम आगे देखेंगे क्या होता है। सो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को क्योंकि डायनामिक भी होना होता है, तो इसके लिए हमने मैकडी का एग्जाम्पल लिया था। सो हमने इसकी मेमोरी टेक्निक जो बनाई थी वो थी मैकडी पिज्जा। राइट, एम फॉर मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यस। इसके 3 डायमेंशन है। सबसे पहली डायमेंशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आई है तो वो कुछ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क के लिए आई है, या तो वो कुछ प्रोडक्ट बना रही है या फिर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। राइट, तो पहला टास्क है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं, अपनी नीड्स होती हैं। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? उनके गोल्स को इंटीग्रेट करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है बच्चों? ऑपरेशंस कॉम्बिनेशन होता है किसका? वर्क एंड पीपल। ये जो हमने अदर 2 डायमेंशंस पढ़ी, जो ऑपरेशंस है, ये इन दोनों का क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन। राइट, ऑपरेशंस में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और अपना आउटपुट डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, राइट, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। और ये काम कौन कर रहा है? पीपल, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को क्या क्या मैनेज करना है? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा मैकडी में? सी। सी फॉर कंटिन्यूअस। बच्चों, मैनेजमेंट कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक मैनेज उसको करना हमें पड़ेगा, क्योंकि एवरी डे एवरी मोमेंट बिजनेस के अलग गोल्स होते हैं, उनके ईयरली गोल्स हैं, उनकी मंथली गोल्स हैं। इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हैज टू बी देयर। सो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डी। डी फॉर डायनामिक। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। बच्चों, कैसे डायनामिक फंक्शन है? अब एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस हमारा आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। तो मैनेजमेंट को उन चेंजेस को देखना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है। उसके हिसाब से उनको प्लान्स बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने हैं। राइट, ताकि जो बिजनेस है इतने कंपेटिटिव, इतने डायनेमिक एनवायरनमेंट में कर सके सर्वाइव। इसमें हमने एग्जांपल देखा था मैकडी का। बच्चों, मैकडी के मेन्यू में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना था, लेकिन जब वो इंडिया में आए उन्होंने एनालाइज किया कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना वेजिटेरियन फूड जो है वो लेकर आए थे। तो इनकी मैनेजमेंट कैसी थी? डायनामिक थी। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया और उसके हिसाब से चेंजेस किए, तभी उनका बिजनेस यहाँ इंडिया में सर्वाइव कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा पी। पी स्टैंड्स फॉर परवेसिव। बच्चों, मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्कूल। आप मंदिर का एग्जांपल ले लो, वहां पर भी मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं। राइट, बिजनेसेस में तो होती ही है। सो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह है। मैनेजमेंट इज
एवरीवेयर, एक पेट्रोल पंप से लेके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई फॉर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है कि बच्चों हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। सेम ही केस मैनेजमेंट के साथ है। जिस भी बिजनेस में अच्छी मैनेजमेंट होती है, जहाँ के मैनेजर्स अच्छा काम करते हैं, वो हम फील कर सकते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं, वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है, वो अपने गोल्स अचीव कर पाता है, राइट। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहाँ पे एम्प्लॉयज अनसेटिस्फाइड है, बिजनेस बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, राइट, उनके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, क्योस है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट वहां की अच्छी नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब बच्चों एक अकेला मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसको किसका सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, और वो किसको मैनेज करेगा, लोगों को मैनेज करेगा, काम को मैनेज करेगा। तो ये अकेले इंसान की एक्टिविटी नहीं है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, वेयर द पीपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू सपोर्ट to to let the management be successful. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा जी, विच इज गोल ओरिएंटेड। अब बच्चों मैनेजमेंट को तो बेसिक काम ही यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना है। तो मैनेजमेंट जो भी काम करेगी वो किसके ओरिएंटेड होगा, गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट जो भी काम करती है दैट इज अ गोल ओरिएंटेड वर्क। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या थी, मैकडी पिज्जा, राइट। M for multidimensional, C for continuous, D for dynamic, P for pervasive, I for intangible, G for goal oriented and G for group activity. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले होता है सर्वाइवल, सेकंड होता है प्रॉफिट, उसके बाद होता है ग्रोथ। अब बच्चों कोई भी नया बिजनेस आया है तो सबसे पहले उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं किसी तरह इस बिजनेस में सर्वाइव कर जाऊं। मतलब किसी ने भाड़े पे अपनी बिजनेस चालू किया है तो उसका सबसे पहले टारगेट होता है कि मेरा किसी तरह रेंट पूरा हो जाए, राइट, मैं इस कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाऊं, ठीक है। तो उसको इतना इनफ अर्न करना है कि वो अपनी कॉस्ट को पूरा कर पाए, राइट, ये पॉइंट होता है सर्वाइवल। अब नेक्स्ट वो क्या सोचेगा, एक बार उसने सर्वाइव कर लिया, वो प्रॉफिट की सोचेगा। प्रॉफिट एक ऐसा इंसेंटिव है जो किसी को भी बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करता है, और प्रॉफिट एक पैरामीटर है जज करने के लिए कि कौन सा बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ। अब बच्चों मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, उसके बाद ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी शॉप थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको उनके कस्टमर से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और वो धीरे धीरे करके उन्होंने एक की जगह एक और ब्रांच खोल दी अपनी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज इंक्रीज कर दिए, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर दी, राइट, उन्होंने अलग अलग सिटीज में ले आए अपनी, उन्होंने एक्सपैंड किया, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोथ। जब उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, जब उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, जब वो एक्सपेंशन करते हैं, तो ये सब किसके इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, राइट। तो सबसे पहला काम होता है सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। अब ये तीनों तो थे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। अब नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब सोशल क्या है, रिलेटेड टू सोसाइटी, सिंपल। सो इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द मैनेजेरियल एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे सोसाइटी के अपनी मैनेजेरियल एक्टिविटीज करते टाइम। तो सबसे पहला क्या है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब जहाँ पे भी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे वहाँ पे सोसाइटी की ग्रोथ होगी, हमारी एज ए इकोनॉमी की होल ग्रोथ होगी। सेव इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, बच्चों आजकल पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, राइट। सो बिजनेसेस को ये भी ध्यान रखना है कि हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। इससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी आए हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए होते हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मींस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज। क्योंकि बच्चा जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को नहीं देख रहे, उनके अपने भी गोल्स हैं। तो मैनेजमेंट को ये कंफर्म करना है
कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए भी काम करें। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इनको इंटीग्रेट करता है, राइट। लेकिन पर्सनल उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उनकी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, गुड वर्किंग कंडीशंस, राइट। उनको एक अच्छी रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी, कंपेटिटिव रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट इज प्रोवाइड शेयरिंग द प्रॉफिट। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो उनके गोल्स को, जैसे किसी की गोल होता है ग्रोथ, किसी का गोल होता है डेवलपमेंट, राइट, किसी का गोल होता है कि कोई मनी माइंडेड होता है, राइट। तो ये सब करके मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाएगी। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने सबसे पहले देखा इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो सब अपना अपना मजे से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, हमें कैसे काम करना है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है अचीव करने में ग्रुप के गोल्स। नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट को एफिशिएंट होना पड़ेगा, राइट, कम से कम कॉस्ट, क्योंकि इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, जितना आप कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करोगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और उतने ही कस्टमर्स को आप अफोर्डेबल प्राइसेस पे सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर पाओगे। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। नेक्स्ट है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सेम पॉइंट है जो हमने डायनामिक फंक्शन में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी हेल्प करता है, राइट। जैसे हमने अभी पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स में, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब वो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में कैसे हेल्प कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से बचा रहे हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ऐसे प्रोसेसेस ला रहे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं हो। सो ये सब क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको याद कैसे करें इन पॉइंट्स को, बच्चों हमने देखा था कि इसमें से 3 पॉइंट्स जो है वो तो ऑब्जेक्टिव्स में से ही है सेम। कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो भी रिलेटेड टू सोसाइटी है, उससे नेक्स्ट क्या था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 पॉइंट्स तो हमारे यहीं से हो जाएंगे और बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो हम डेफिनेशन से उठा सकते हैं, विच इज गोल्स एंड एफिशिएंसी। सो हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। यहाँ हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट helps to achieve the goals of the organization effectively and efficiently. So ये हो गई हमारी importance. Let's move on to the next topic. अब यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये क्या होता है बच्चों, बीइंग एफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं अपनी कॉस्ट पे, ठीक है, हम मिनिमम जो इनपुट है उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हमें कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि हमें टाइमली सब काम करना है। So effectiveness in the management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. इसका फोकस किस पे है, इसका फोकस है टाइम पे, राइट। अब बच्चों में इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है कि अगर हम एफिशिएंट हैं लेकिन हम इफेक्टिव नहीं हैं तो हम टाइमली तो पहुंचाएंगे लेकिन कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं होगा उसमें, तो क्या हमारा जो गुड्स हैं वो बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। क्यों नहीं बिकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो ऐसा होगा ना जो हमसे कम कॉस्ट में उसको बना के लेकर आया होगा एफिशिएंटली, राइट। लेकिन अगर हम एफिशिएंट है और इफेक्टिव नहीं है, मीन्स हमारी कॉस्ट तो कम है लेकिन हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए। तो जब हम टाइमली डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत ज़रूरी है। दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मैनेजमेंट को इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस, इनको करना है बैलेंस, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, तो उसमें हमने 3 डायमेंशंस देखे थे, एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन, राइट। तो सबसे पहले हम आर्ट का देखते हैं। आर्ट में हमने क्या देखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कोई भी बच्चों आर्ट है जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा, कुछ भी है, उन सब पे एक थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड है। एक्टिंग के लिए एक्टिंग स्कूल्स हैं, डांसिंग के लिए बहुत सारी अकेडमीज हैं, तो सबकी एक पढ़ाई है, एक नॉलेज बेस है, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनलाइज एप्लीकेशन।
पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि आर्ट सबने सीख ली, लेकिन क्या 2 एक्टर्स और 2 डांसर्स सेम होते हैं? नहीं। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग सेम नहीं है ना, क्योंकि ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, जो भी आपने सीखा, दैट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द आर्ट दैट यू हैव लर्न। थर्ड पॉइंट हमने देखा था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब बच्चों ये जब तक आप जो भी सीखा है उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लेके आओगे, आप उसको क्रिएटिवली प्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक आपको एक आर्टिस्ट या फिर आपको एक बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं माना जाएगा। जैसे हमने रणबीर कपूर की एक्टिंग देखी थी बर्फी में, हमने रणवीर सिंह की एक्टिंग देखी पद्मावती में, तो इसको ही बोलते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो भी आपकी स्किल्स है उसको आपको क्रिएटिवली प्रेजेंट करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये सब फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, दिस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको एक थ्योरेटिकल बेस माना जाता है, राइट। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब बच्चों मैनेजर भी, एक मैनेजर हो सकता है सक्सेसफुल हो और एक कम सक्सेसफुल हो, राइट। दिस इज पॉसिबल व्हाई? बिकॉज जो भी उन्होंने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है ये सब सेम नहीं कर सकते, ये उनकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो ये वाला फीचर भी जो है वो इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब बच्चों ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि मतलब एक चीज यहाँ पर है तो ये चीज वहां पे भी अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल जो एक प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन ए में अप्लाई हो रहा है और वहां पे वर्क भी कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बी में भी अप्लाई करे, राइट। तो इसलिए मैनेजमेंट को उसके सिचुएशन के हिसाब से उसको क्रिएटिवली चेंज करना पड़ेगा। So management is also based on practice and creativity, right? So management में art के तीनों features हैं। So management is an art, right? क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या है? To get things done, और दूसरों से काम करवाना it is not easy, right? So ये उनकी art है, this is a कला to get things done from others. Next हमने पढ़ा था as a science। एक बार हम आर्ट की मेमोरी टेक्निक देख लेते हैं। आर्ट की मेमोरी टेक्निक क्या थी? पीपीटी। मैंने आपको जैसे पावर पॉइंट का एग्जांपल दिया था कि आप कैसे उसको क्रिएटिवली बना सकते हो। सो आप मैनेजमेंट एज एन आर्ट से पीपीटी आप उसको रिलेट करना, आप उसको याद रखना। अब पी फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, राइट। नेक्स्ट पी फॉर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इसका एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट इज टी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एक नॉलेज बेस होना जरूरी है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आ जाते हैं हम साइंस पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो बच्चों साइंस में क्या? सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। बच्चों इसमें एक नॉलेज बेस है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में। सेम इज द केस विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी एक नॉलेज बेस है, जैसे कि हमने देखा प्रिंसिपल्स या और भी बहुत सारी बुक्स आती है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट पे भी एक नॉलेज बेस है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। बच्चों जो ये भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना साइंटिफिक, दे आर बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट, दे आर बेस्ड ऑन दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हमने वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि ग्रेविटी एक जगह एप्लीकेबल है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी हमने यही पढ़ा था कि सेम एग्जाम्पल कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है अगर वो यहाँ एप्लीकेबल है तो वो हर जगह एप्लीकेबल है, राइट। अगर एप्पल ट्री से नीचे गिरे तो ऐसे तो है नहीं कहीं और जगह एप्पल ऊपर जा रहा है, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। सो साइंस में क्या है? साइंस के प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है और यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। बच्चों अब जो साइंस जो मैनेजमेंट है उसमें जो मैनेजर्स को है वो डील करना होता है ह्यूमन बींग्स के साथ, राइट। अब जैसे ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ ए ह्यूमन बीइंग के साथ और एक और एक्सपेरिमेंट हुआ बी के साथ, तो जरूरी नहीं है कि वो जो भी हमारे रिजल्ट्स आए वो सेम आए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स दे आर नॉट मशीन्स की वो सेम वे में एक्ट करेंगे जब कोई भी सिचुएशन में उनको आप डालोगे। सो ए अलग से रिएक्ट करेगा, बी अलग से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। अगर आपको एक जगह सेम रिजल्ट मिल रहा है तो दूसरी जगह भी मिलेगा, राइट। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। इनएग्जैक्ट साइंस मतलब ये प्योरली साइंस नहीं है इन केस ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है, राइट, बिकॉज इसके कुछ फीचर हैं। ओके, तो इसका हमने जो मेमोरी टेक्निक पढ़ी थी वो थी पीएसक्यू। बच्चों इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी मेमोरी टेक्निक बनाई है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो बच्चों पी फॉर प्रिंसिपल्स, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट?
एक्सपेरिमेंट, राइट। एस स्टैंड्स फॉर सिस्टमाइज, ये क्या है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज यू, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं ईच एंड एवरीवेयर। Let's move on to our next topic, which is nature of management as a profession. नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों प्रोफेशन कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। तो ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नहीं। बच्चों डॉक्टर्स को कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जब वो एमबीबीएस करते हैं या कुछ भी करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। ऐसे सीएस को भी बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो एक नॉलेज बेस है किसी भी प्रोफेशन का, राइट। अब सेम इज द केस विद एमबीए, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट के साथ भी सेम ही केस है, ठीक है। एक मैनेजर होने के लिए अगर आप एमबीए करो, मास्टर्स करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, सो इसका भी एक वेल डिफाइंड नॉलेज बेस है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब बच्चों हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको एक सर्टेन लेवल तक क्वालिफिकेशन गेन करनी पड़ेगी। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर एमबीए नहीं है तो वो मैनेजर नहीं बन सकता, दिस इज नॉट कंपल्सरी, राइट। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब बच्चा जो भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के केस में क्या है कि उनके लिए जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो है ICAI, राइट, जिनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है। अब ऐसे ही हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर है किसका, ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन इन केस ऑफ MBAs एक एसोसिएशन तो है विच इज AIMA, राइट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन हर एक MBA को या फिर हर एक मैनेजर को इसमें इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है, राइट। सो इनके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी, सो ये वाला फीचर भी नहीं है। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब बच्चों जो भी जैसे लॉयर्स हैं दे आर इन द एसोसिएशन ऑफ, दे आर द मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ICAI के मेंबर्स हैं, तो इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। अब ICAI के पास पावर है कि अगर जो भी CAs हैं उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया तो उनकी डिग्री ले ली जाएगी या फिर उन पर फाइन लगाया जाएगा या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सो प्रॉपर पनिशमेंट है और सब कुछ इसके लिए इस एसोसिएशन में डिफाइंड है, राइट। दिस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफाइंड फॉर दी प्रोफेशनल्स। ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए भी डिफाइंड होता है उनका कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, राइट। सो ये वाला भी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। अब बच्चों जो भी प्रोफेशन हैं जैसे डॉक्टर है, ठीक है, उसका काम क्या है, पेशेंट्स को सर्व करना, ठीक है। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, सो बच्चों मैनेजमेंट का काम तो ये है कि बिजनेस के गोल्स को अचीव करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अगर वो ये सब करेंगे कि सब कुछ अच्छे से करेंगे और सोसाइटी की तरफ भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो अच्छे गुड्स प्रोवाइड करेंगे, किसको, सोसाइटी को, एट अफोर्डेबल प्राइजेस, ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो वो भी एक तरह से सर्विस ही है, तो इनका सर्विस मोटिव तो है। तो बच्चों मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो नहीं है लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं प्रोफेशन के, राइट। अब इसका हमने एग्जाम्पल देखा था क्रिकेट से रिलेटेड। जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि स्वीप शॉट क्या होता है, राइट। अब वो सिर्फ प्रोफेशनल्स मार सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, राइट। तो ये जो स्वीप शॉट है ये है इसकी मेमोरी टेक्निक। बच्चों एस फॉर सर्विस मोटिव, W for well defined body of knowledge, E for ethical code of conduct, right. Next E for entry, restricted entry. Next P is for professional association. So we are done with the nature of management, effectiveness, efficiency. Let's move on to our next topic, which is levels of management. बच्चों हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स को बहुत सारे टास्क मिलते हैं, उस टास्क के बेसिस पे उनकी कुछ अथॉरिटी होती है, वो किसी ना किसी टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, इसके बेसिस पे 3 लेवल्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जनरली। तो जो पहला लेवल है वो है
टॉप लेवल। अब बच्चों टॉप लेवल में कौन कौन आता है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, राइट। इसमें हमने एग्जांपल लिया था नाइकी का। नाइकी के सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन कौन है? मार्क पाकर, ठीक है, वो इनके सीईओ हैं, तो वो होती है टॉप लेवल। अब उनका काम क्या है? पॉलिसीज को डिजाइन करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, और वो लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कंपनी के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले तो एक लिंक की तरह ऐड करते हैं किसके बीच में? टॉप लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। तो इनका काम क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना। अब ये इन पॉलिसीज को किससे इम्प्लीमेंट करवाते हैं? ऑपरेशनल लेवल से, राइट। तो इनका काम क्या है? इनको इनकी तरह लिंक ऐड करना, और दूसरी बात है ये वाली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। इसमें बहुत सारे जैसे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, वो सब कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर, राइट। उसके बाद आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। बच्चों ये वाले जो लेवल है, ये लोग किसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं? वर्कर्स के साथ, जैसे फोरमैन्स और सुपरवाइजर्स, ठीक है। ये लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं किसके साथ? वर्कर्स के साथ। तो ये लोग जो भी इनके लिए काम प्रोवाइड किया जाता है, कि जो भी इनके गोल्स होते हैं, ये लोग मेक श्योर करते हैं कि सब काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। सो जो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स उनको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ये वाला जो काम है वो सब करते हैं। सो जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, एवरीथिंग, ये सब की मैनेजमेंट किसके पास है? ऑपरेशनल लेवल के पास, राइट। सो ये हो गए हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने देखा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने एग्जांपल लिया था एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था प्लानिंग, कि हम पहले एडवांस में डिसाइड करेंगे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितने टाइम में काम करना है। उसके बाद था ऑर्गेनाइजिंग, कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हमें काम करना है। नेक्स्ट हमने कहा था स्टाफिंग, और उन चीज़ों के लिए कौन कौन सूटेबल है, तो वो हो गया हमारा स्टाफिंग। नेक्स्ट हमने देखा था डायरेक्टिंग, कि एक बार काम अलॉट करने से कुछ नहीं होता, हमें उनको उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको लीड करना है, ताकि काम अच्छे से हो पाए और गोल्स अचीव हो पाए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। बच्चों हमने प्लान बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें एक चेक रखना पड़ेगा कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए होता है कंट्रोलिंग। पहले हम उसको देखते हैं कि हमारा वर्क कितना हो गया वर्क, फिर हम देखते हैं हमारा प्लान क्या था, फिर हम इसको करते हैं कंपेयर, और जब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई डेविएशन है। अगर काम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, और क्या डेविएशन है, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये काम होता है कंट्रोलिंग में। ये वाले फीचर्स पे आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं इन फंक्शंस पे, तो वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये फंक्शंस कौन कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि जो भी सब काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक धागे में पिरोता है, ठीक है, लाइक अ थ्रेड। ये कोऑर्डिनेशन है, ये सिंक्रोनाइज करता है जो भी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, ये उनको बाइंड करता है एक साथ, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। इसमें हमने एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स मैनेजर है ए, और ये फाइनेंस मैनेजर है बी। अब सेल्स मैनेजर कह रहे हैं मैं तो सेल्स इंक्रीज करूंगा, तो मैं तो 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, लेकिन फाइनेंस मैनेजर्स कह रहे हैं कि आप ये वाला डिस्काउंट नहीं दे सकते, 10% डिस्काउंट नहीं दे सकते, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, ये हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। सेल्स वाला कह रहे हैं मैं तो करूंगा करूंगा, फाइनेंस वाला कह रहे हैं नहीं करना नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग फंक्शंस है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हों। और अगर सब लोग अपनी अपनी मर्जी करेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ठीक है, वो कैसे अचीव हो पाएंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करना होता है, कि जिससे सारे फंक्शन, सारे डिपार्टमेंट, सारी एक्टिविटीज एक ही डायरेक्शन में काम करें, विच इज अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसके नेचर और फीचर्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अब जो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके आता है ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब सब लोग एक्शन कर तो रहे हैं लेकिन वो यूनानिमसली कर रहे हैं, उनके में यूनिटी है कि हम एक साथ काम करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। ये काम किसका है?
कोऑर्डिनेशन का कि वो इसको इंश्योर करे। अब कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हर रोज बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सबको कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट करना है जिससे कि गोल्स अचीव हो पाए। नेक्स्ट इज इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। बच्चों कोऑर्डिनेशन एवरी जगह है, ठीक है। हमें ये भी देखना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रिसेप्शनिस्ट बातों में लगी हुई है फोन पे, ठीक है। अकाउंट्स वाला जो मैनेजर है वो कैश लेके भाग गया, सेल्स वाला अपनी मर्जी कर रहा है, फाइनेंस वाला अपनी मर्जी कर रहा है। तो जो मैनेज कोऑर्डिनेशन है वो हमें हर जगह रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में। ईच एंड एवरी place or activity has to be coordinated, so it is an all pervasive function. Now coordination is the responsibility of all the managers. अब बच्चों ये तो है नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल की है या ऑपरेशनल की है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल को अपने मिडिल लेवल को जो भी है पॉलिसीज बतानी है, तो मिडिल लेवल किसको रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, टॉप लेवल को, राइट, कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऐसी ऑपरेशनल और मिडिल लेवल में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है कि ऑपरेशन लेवल को मिडिल लेवल कितना काम दे रहे हैं, वो काम पॉसिबल है नहीं है, कैसे बेटर वे में हो सकता है। तो सब लेवल में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब बच्चों ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन कैसे है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अपने आप तो हो नहीं जाएगा जब तक मैनेजर्स ट्राई नहीं करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको हम कोऑर्डिनेट करें, तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। सो इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। मैनेजमेंट जान के कॉन्शियसली इसको करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ इन साइज। बच्चों जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड आ जाएगी। जितना ज़्यादा डाइवर्स होता जाएगा उतना ज़्यादा उसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत हमें पड़ती जाएगी। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बच्चों ये सेम ही एग्जांपल है जो हमने सेल्स और फाइनेंस का लिया, ऐसी और भी ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है, और उन सबको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशलाइजेशन। बच्चों स्पेशलाइजेशन में क्या है, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट है और फाइनेंस के लिए अलग स्पेशलिस्ट है। अब उन स्पेशलिस्ट को क्या लगता है कि हम अपने एरिया के किंग हैं, ठीक है, मैं सेल्स का किंग हूँ, भैया मुझसे ज़्यादा सेल्स के बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है। तो फाइनेंस वाला अगर एडवाइस देने की कोशिश करता है सेल्स वाले को, तो सेल्स वाला कहता है भैया आप मुझे कैसे एडवाइस दे रहे हो, वाई शुड आई टेक योर सजेशन, ठीक है। वो लोग जो भी स्पेशलिस्ट है वो अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं, वो किसी और की एडवाइस नहीं लेते, इसलिए इनमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वरना क्या होता रहेगा, कन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, काम हार्मनी से, काम पीस से नहीं चलेगा, राइट। और हमने नेचर के एक बार हम फटाफट मेमोरी टेक्निक देख लेते हैं। बच्चों कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, अब इससे आप रिलेट करने की कोशिश करो। अब जो डॉक्टर्स हैं वो एक साथ, ठीक है, ग्रुप में बैठ के चाय का कप पी रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है उनमें, वो एक साथ बैठ के चाय का कप पी रहे हैं। तो इसका जो मेमोरी टेक्निक है वो है डॉक्टर कप ग्रुप। अब बच्चों ये जो स्मॉल में है ना, इट मीन्स ये एक ही वर्ड है, ठीक है, और जो भी कैपिटल में है उससे एक एक पॉइंट है। सो सबसे पहले डी फॉर डेलिब्रेट, मैनेजमेंट एक, डी फॉर डेलिब्रेट, मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजमेंट इसको कॉन्शियसली करता है। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, बी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। नेक्स्ट हमने पढ़ा सी फॉर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके बाद यू, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी होनी चाहिए जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। P for pervasive, it is everywhere in the organization. Next is group. ग्रुप क्या है, सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, वो ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। सो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या हुई, डॉक्टर कप ग्रुप। सो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट रिवाइज हो चुका है, और ये सिर्फ ये 3 पेजेस के फ्लो चार्ट में हमने इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया with the help of memory techniques. So we are done for the day. Thank you so much.